नमस्कार। नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को दिल से सलाम, सभी को दिल से सैल्यूट है मेरे मित्रों। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मूल मंत्रा सक्सेस पर लगातार आपको क्लास मिल रही है। कभी कभार क्लास देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या कभी कभी अल्टरनेट होता है, बट कोशिश हमारी होती है कि मैं इस समय दूं। और मैं टॉपिक को इस समय क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए यहाँ पर और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ पाए। तो देखिए यहाँ पर अगर सवाल को आप देखें, यहाँ पर कह रहा है भाई, यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन आपके बीच में चल रहा है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, किसने किया, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कहाँ पर कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते 1947 तक पहुंचता है और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। और बस आपसे एक बार सभी से अपील है कि भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बिल को प्रेस जरूर कर लें और साथ ही साथ सेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं कई बार बोलता हूं कि भाई अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे काम करना है, और नहीं तो फिर समस्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया किसने था, तो मैं आपसे बोलूंगा भैया इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था। क्यों किया था ए ओ ह्यूम ने? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ए ओ ह्यूम एक रिटायर्ड जो है ना, एक रिटायर्ड ऑफिसर था। ध्यान रखिएगा, ये एक रिटायर्ड बंदा था और ये अंग्रेज ऑफिसर था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ए ओ ह्यूम साहब जो है, इन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, पहले जब इन्होंने स्थापना किया था तो इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया था। क्या इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम बदलकर क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ ये था, जो ए ओ ह्यूम ने कहा था वो ये उद्देश्य बताया था कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे कारण यहाँ पर ये था कि वास्तव में भारतीयों का, मतलब भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का, जो भारत के लोग हैं, भारतीयों की आवाज़ को उठाना, क्या भारतीयों की आवाज़ को बुलंद करना, भारतीयों को संगठित करना, भारतीयों को संगठित करना, संगठित करना। और साथ साथ यहाँ पर क्या है, उनकी आवाज़ को क्या करना, उनकी आवाज़ को उठाना, आवाज़ को उठाना। कहाँ पर उठाना? आवाज़ को ब्रिटिश संसद में उठाना। तो यहाँ पर यह था कि भाई अगर भारतीयों का पहले क्या था, कोई संघ नहीं था और कोई मंच नहीं था, तो यहाँ पर इनका एक उद्देश्य था कि मैं यहाँ पर भारतीयों को संगठित करूंगा और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, इसकी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की बात है, ये कब हुआ था? 28 दिसंबर, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर आपका 1885 को इसकी स्थापना की डेट मानी जाती है, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक भी होती है दोस्तों। तो वास्तव में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब एक बात और आपसे कहा जाए कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस नाम है, अगर पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था तो ये कांग्रेस नाम कैसे पड़ा? तो कांग्रेस नाम वास्तव में दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष हैं, जिनको हम भारत का वयोवृद्ध नेता भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव दिया था और इनके सुझाव को मानकर ही इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि इसको फटाफट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? अभी मैंने कहा था कि वास्तव में वर्ष 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को मानते हैं, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना डेट भी माना गया है। तो 1885 में इसकी डेट होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और कई, जैसे कि लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? लॉर्ड डफरिन को अगर दोस्तों देखें ना, डफरिन, तो डफरिन ने वास्तव में इसे अल्पसंख्यकों का समूह बोला है। क्या बोला है? अल्पसंख्यक वर्गों का समूह बोला है। अल्पसंख्यकों का समूह बोला है, याद रखिएगा, का समूह बोला है। इसको आप ध्यान रखिएगा भैया। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 1885 आपका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर आगे बढ़े, आप फटाफट करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर होना था? वो पूना में होना था। पूना का मतलब क्या है? महाराष्ट्र। पूना महाराष्ट्र में होना था।
लेकिन याद रखिएगा महाराष्ट्र में होना था, पूना में। लेकिन बाद में क्या हुआ, पूना में प्लेग फैल गया था। क्या प्लेग फैल गया था, और प्लेग फैल जाने से क्या होता है बाद में, यह जो है ना कहाँ पर अब इसको शिफ्ट कर दिया गया था, इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया था। कहाँ पर, मुंबई में, मतलब बम्बई में। और बम्बई में कहाँ पर दोस्तों, बम्बई के ग्वालियर टैंक, क्या ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक जहाँ पर याद रखिएगा जहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और अंतिम बैठक भी वहाँ पर होती है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक होती है वो भी मुंबई में ही होती है, ग्वालियर टैंक मैदान से। तो यहाँ पर मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक जो है स्कूल था, गोकुलदास तेजपाल, क्या नाम था, गोकुलदास तेजपाल है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या संस्कृत विद्यालय दोस्तों, संस्कृत विद्यालय। तो इसी विद्यालय में वास्तव में पहली बार इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे सर ये भाग लिए थे 72, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये कब होता है, आप कहेंगे सर ये वास्तव में 28 दिसंबर, वही जो मैंने आपको रेट दिया 28 दिसंबर 1885 को वास्तव में इसकी बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने, व्योमेश, कहीं कहीं व्योमकेश भी मिलता है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और नाम क्या है इनका, शार्ट में इनको बोलते हैं WC बनर्जी। क्या बोलते हैं, WC बनर्जी बोलते हैं। ये इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा ये इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 4 चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने चला है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ भैया। अभी जस्ट हमने बताया कहाँ पर हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था भैया। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था। ये सारी बातें हम लोगों ने इस पर बात किया। और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। लेकिन इस पहले अधिवेशन में याद रखिए दोस्तों, इस पहले अधिवेशन में एक शख्स ने भाग नहीं लिया था। क्या नाम था उसका, उसका नाम था वास्तव में क्या, कौन सा, कोई बनर्जी करके है, मेरे दिमाग से इसमें निकल गया है, अभी आएगा। जस्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SC बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी है ना, सुरेंद्र बनर्जी जो है ना, सुरेंद्र बनर्जी साहब, SC बनर्जी इनको बोलते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुरेंद्र बनर्जी जो है ना भैया, वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर चुके थे। और इस वजह से वो जो है उस समय 1885 में वो वास्तव में इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाए थे। लेकिन 1886 में उन्होंने अपने संस्थान के का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया था। और दूसरे में जो कलकत्ता में होता है, दूसरे अधिवेशन में, उसमें वो शामिल भी हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने 5वां चल रहा है, देखिएगा फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया। अभी जस्ट मैंने कहा कि भाई वो आपका WC बनर्जी हो जाएगा, पहला नंबर 1 हो जाएगा, जो बंबई में होता है, याद रखिएगा। और ये जो दादा भाई नौरोजी होते हैं वो सेकंड अध्यक्ष बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं, कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो आप जानते हैं कि वास्तव में जो 1886 में जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। और A.O. ह्यूम वास्तव में क्या हुआ था, वो संस्थापक तो था, उसने स्थापना किया था दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा इसने कभी अध्यक्षता नहीं स्वीकारी, या कभी अध्यक्ष नहीं बना था, बल्कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव या सचिव बना था। क्या, महासचिव या सचिव बना रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लंबे समय तक सचिव रहा, ये आपका याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका। और A.O. ह्यूम को वास्तव में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। क्या, इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके बड़े काम के हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपका बी हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार है, सवाल बहुत जानदार है, फटाफट आप देखें। यहाँ पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था भाई, बिल्कुल क्लियर है, A.O. ह्यूम। अभी जस्ट मैंने आपसे बताया था कि ये हो जाएगा। ये वास्तव में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं, और ये आपके दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, सेकंड अध्यक्ष बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत फटाफट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका 7वां दिया है, 1800 क्या दिया जरा देखिएगा, 7वां नंबर का सवाल यहाँ पर गायब हो गया। 7वें नंबर का सवाल यहाँ पर कहता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भैया याद रखिएगा, ये जो आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल की बात होती है, याद रखिएगा, वो बिल्कुल डफर था। क्या, बहुत बड़ा डफर था, बहुत बड़ा डफर था। क्या नाम था उसका, उस गधे का नाम था डफरिन। क्या नाम था, उस डपोर का नाम था, डफर का नाम क्या था, डफरिन था। तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है,
उस समय वास्तव में उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? आप कहेंगे सर वो आपका डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन था, डफरिन, ठीक है, डफरिन। और दोस्तों याद रखिएगा कि शुरुआत में लॉर्ड डफरिन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बड़ा अच्छा पैचअप था, और लॉर्ड डफरिन ने, याद रखिएगा, इसने क्या किया था, इसने दूसरे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन होता है, सेकंड सम्मेलन होता है, कहाँ पर? कलकत्ता में होता है दोस्तों। कहाँ पर? कलकत्ता में। और कब होता है? 1886 में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप बोलेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो उस समय दूसरे कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में जितने भी सदस्य शामिल हुए थे, उन सदस्यों को चाय पर किसने आमंत्रित किया था? इसी डफरिन ने बुलाया था। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कौन सा वायसराय है जिसने जो है कलकत्ता अधिवेशन के सदस्यों को चाय पर आमंत्रित किया था? डफरिन था। या ये पूछ सकता है कि डफरिन ने किस अधिवेशन के सदस्यों को चाय पर बुलाया था? तो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1886, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिनलिथगो, ये वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन जब होता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही था, उस समय ये था। और इसके समय में अगस्त प्रस्ताव 1840 में 1940 में इसके समय में अगस्त प्रस्ताव भी पारित होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो ने पारित किया था। और लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि बहुत पॉपुलर थी, सहायक संधि, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। और लॉर्ड विलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा है। क्या बोला है? बंगाल का शेर कहने वाला ये आपका बादशाह था, मतलब ये गवर्नर था। और याद रखिएगा दोस्तों, इसकी सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था सबसे पहले? आप कहेंगे सर हैदराबाद के निजाम ने। किसने स्वीकार किया था? इसकी विलेजली की सहायक संधि को किसने स्वीकारा? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकारा था। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लॉर्ड एलनबरो जो है ना, इनका नाम याद रखिएगा। इसके समय में दास प्रथा, क्या हुआ था? दास प्रथा जो है दोस्तों, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कौन? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके काम की चीजें, इनको ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका विकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कहाँ गया? अच्छा, भारतीय यहाँ पर एक भी नहीं दिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो डफरिन, यहाँ पर एक भी उत्तर नहीं दिया है सर दोस्तों। इसका उत्तर आपका मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या? यहाँ पर आपका एक कार्ड दे रहा हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन काटता हूँ यहाँ पर, और माउंटबेटन के स्थान में यहाँ पर क्या डालता हूँ? यहाँ पर डालता हूँ लॉर्ड डफरिन। डफरिन विकल्प में नहीं दिया है, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा विकल्प डाल डफरिन, ठीक है। विकल्प आपका सी अब होगा जब यहाँ पर विकल्प आपका डफरिन हो जाएगा। तो विकल्प आपका सी डफरिन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया है, डफरिन याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन जो है वो उस समय गवर्नर जनरल था दोस्तों। इसका उत्तर एक भी नहीं सही था। आगे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो भैया अभी जस्ट मैंने बोला जिसके समय में स्थापना होगी, जब वास्तव में क्या स्टार्टिंग में तो डफरिन और कांग्रेस के बीच में बड़ा अच्छा पैचअप था, लेकिन इलाहाबाद अधिवेशन दोस्तों ये होता है 1888 में। कब होता है? 1888 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। किसने? जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले वास्तव में पहले पहले गैर भारतीय हैं, ये पहले यूरोपीय हैं, जिसको हम अंग्रेज भी बोलते हैं, पहले अंग्रेज थे। तो कलकत्ता जो है इलाहाबाद अधिवेशन से वास्तव में डफरिन और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? अब इसने कहा कि भाई कांग्रेस मेरा कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस तो केवल मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, जो है अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, मुट्ठी भर लोगों की संस्था। क्या बोला? मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, लोगों की संस्था है। ये कौन बोलता है? यही गधा बोलता है। कौन? यही गधा बोलता है। तो ठीक है, याद रखिए कौन बोला था? लॉर्ड डफरिन बोला था, डफरिन, ठीक है। कर्जन के समय याद रखिएगा 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन हुआ दोस्तों। इसी के समय में याद रखिएगा ये जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी इस समय बना था, विश्वविद्यालय आयोग भी बना था इस समय, याद रखिएगा आयोग बना था, ठीक है दोस्तों। और इसी को रेले आयोग भी बोलते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड मिंटो के समय में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। और इसी के समय में सांप्रदायिक पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन का दोस्तों, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होती है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसके लिए हुई थी दोस्तों? आप कहेंगे सर ये हुई थी मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही जो है दोस्तों याद रखिएगा वास्तव में मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। किसके? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में इसी के समय में होती है। सारी बातें आपको यहाँ भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर हम लोग और देखते हैं क्या बोलते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर 9 दिया है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नो, ढाका रामकृष्ण मिशन की स्थापना भैया ये नहीं होती है, इसकी स्थापना लगभग 1800 आई थिंक 97 या समथिंग करके एज होती है। और इसकी स्थापना कौन किया था? आप कहेंगे सर अल्मोड़ा में होती, किसने किया था? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना किया था विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। डेट थोड़ा मिस कर रहा हूं मैं। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ये मैंने कहा था मिंटो के समय में होती है, मिंटो के समय में। और किसने किया था? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना किया था सलीमुल्लाह खान ने। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान जो कि ढाका का नवाब था, उसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी हाँ ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम जनगणना की शुरुआत ये वास्तव में लॉर्ड मेयो के काल में होती है दोस्तों। कौन? लॉर्ड मेयो के काल में होती है, इसको ध्यान रखिए, लॉर्ड मेयो के काल में होती है। कब होती है? 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार अस्थायी होती है। अगर पूछे अस्थायी जनगणना की शुरुआत कब होती है तो 1881 में हो जाएगी। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फाड़ फाड़ के दे रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए एकदम से आप चीट डालें, उसकी बाजा बजा डालें, याद रखिएगा। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका हो जाएगा भैया सी, आपका राइट है। आगे देखिए सवाल आपके सामने चला है, नेक्स्ट उसको फटाफट हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, 10 क्या बोला है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भैया मैंने कहा था भाई जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जस्टिस रानाडे भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, लेकिन आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्या? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और वो इसमें भाग लेने के लिए कहाँ चले गए थे? ये वास्तव में ये भाग लेने के लिए कहाँ चले गए थे? ये भाग लेने के लिए उस समय इनकी मीटिंग थी, इनके इस संगठन की स्थापना की और इनकी मीटिंग थी, इसलिए चले गए थे। और जब वहां से आते हैं तो पहली बार में भाग पाए, मतलब, और ये अध्यक्ष ये उन्होंने अध्यक्षता भी किया था उसकी, तो इस वजह से वो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं, पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा दूसरा अधिवेशन, जब सेकंड अधिवेशन होता है कलकत्ता में, तो इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी करते हैं, इसमें संस्थान का विलय भी करते हैं और इसमें दूसरे वाले में शामिल होते हैं। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भैया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर फटाफट करके हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अभी जस्ट मैंने कहा कौन? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा भैया। क्या? दादा भाई नौरोजी इज द राइट ऑप्शन, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़े हम लोग फटाफट करके, इनको क्या बोलते हैं? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको वास्तव में हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले, कौन? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले, संसद के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, सांसद थे, बने थे वहाँ पर। और दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने वास्तव में भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय रुपया बताया था, प्रति व्यक्ति आय रुपया लगभग 20 रुपये के आसपास बताया था, 20 या 20 रुपये ही बताया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर याद रखिए ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई। विकल्प आपका सी हो जाएगा ना, बिल्कुल विकल्प आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार आपके आने वाले हैं। कह रहा है कि भैया देखिए यहाँ पर, चलिए ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको मैं थोड़ा सा फटाफट नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर आ गया नीचे फिर से। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो भैया मैंने कहा था पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। इसने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और अगर मैं बोलूँ तो जो दूसरा आपका यूरोपीय होता है, दूसरा सेकंड है, वो कौन है? वो है आपका विलियम वेडरबर्न। कौन है दोस्तों? विलियम वेडरबर्न। और ये विलियम वेडरबर्न एक बार नहीं बनता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 2 बार किया था दोस्तों, 2 बार। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा गैर भारतीय है, वह कौन सा अंग्रेज है जिसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो क्या हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर विलियम वेडरबर्न हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो विलियम वेडरबर्न है ना, इसने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी क्या दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया था। और इसने एक काम और किया था, इसने ह्यूम की जीवनी भी लिखा था। क्या? ह्यूम की जीवनी भी लिखा था, इसको भी आप याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प पहला वाला पूछा, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल शानदार है दोस्तों, सवाल बहुत जानदार है, सारे के सारे यहाँ पर पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बखिया उधड़ रही है। यहाँ पर देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? आप देखिए यहाँ पर कह रहा है फिरोज मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सर सैयद अहमद। क्या हो जाएगा? तो देखिए एक बात समझिएगा यहाँ पर कि भाई अगर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं थे,
तो भैया एक बात देखिएगा, एक तो आपका फिरोज शाह मेहता आपका हो रहा था, हकीम अजमल खान भी यहाँ पर शामिल थे, ये भी थे, ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, विशेष अधिवेशन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी ये किए थे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं, ये भी जुड़े थे और ये इनको फ्रंटियर सीमांत या फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, क्या लाल कुर्ती आंदोलन भी दोस्तों चलाया था, याद रखिएगा, और आंदोलन चलाया था, तो ये भी थे। और यहाँ पर जो सर सैयद अहमद खान थे भैया, ये झंडूबाम जो है ना, ये झंडूबाम कभी शामिल नहीं हुआ था, ये बहुत झंडूबाम था, क्योंकि ये हमेशा कांग्रेस की खिलाफत किया है, ये हमेशा अंग्रेजों का चमचा था, अंग्रेजों का समर्थन करता था, ये कभी भारतीयों का मतलब कभी हिंदू, या हम ये कह सकते हैं कि कभी हिंदुस्तानियों का समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये एक प्रकार से अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझता था और अंग्रेजों का वफादार था सर सैयद अहमद खान, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, याद रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला पहला जो व्यक्ति था वो भी सर सैयद अहमद खान था, यानी 1857 के विद्रोह पर सबसे पहले किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था ये इसको। और इसने जो किताब लिखी थी वो था क्या असबाब ए बगावत ए हिंद, क्या असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये इसकी किताब थी, 1857 पर लिखा था, बगावत ए हिंद, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका डी हो जाएगा, डी, सर सैयद अहमद खान कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, याद रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। 16 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया। भाई तो लाला लाजपत राय तो चुने गए थे, अध्यक्ष थे यहाँ पर। एनी बेसेंट तो सीधे सीधे थी, कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिए, ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कब, 1817 में, 1917 में दोस्तों, कब 1917 में अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू भी अध्यक्ष थे, लेकिन ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक है ना भैया, ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, ये अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जिस बार इनको अध्यक्षता करनी थी उस समय ये वैलेंटाइन सेरोल पर केस करने के लिए, चूंकि वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक बोला था, क्या बोला था, भारतीय अशांति का जनक बोला था दोस्तों, कौन, वैलेंटाइन सेरोल ने बोला था, वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था, वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था। और वैलेंटाइन सेरोल ने दोस्तों सिर्फ इनको नहीं बोला, बल्कि वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ एक और भी व्यक्ति थे, क्या, दयानंद सरस्वती, क्या दोस्तों, दयानंद सरस्वती को, और उनका जो आर्य समाज था, आर्य समाज, इनको भी उसने क्या किया, भारतीय शांति का जनक बोलता है। किस में बोला था, इसकी किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट, क्या किताब का नाम है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट, अपनी इंडियन अनरेस्ट किताब में उसने कहा था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक चले जाते हैं इस पर केस करने के लिए लंदन, और फिर वो जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को वास्तव में भारत का बेताज बादशाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर निकालने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने हालांकि गीता रहस्य भी लिखा है दोस्तों, मांडले जेल में बहुत सारी सूचनाएं इनके बारे में बताना है। इन्होंने मांडले जेल में क्या लिखा, मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों, गीता रहस्य लिखा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने दो, जो खैर आगे बताऊंगा, आगे भी आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं यहाँ पर देना है आपको। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती है कौन होती है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होती है भाई, आप कहेंगे सर पहली महिला अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट, कौन, एनी बेसेंट होती है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बारे में आप याद रखिएगा, ये जो एनी बेसेंट साहिबा है ये वास्तव में कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अधिवेशन करती हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरे एक और होती है, कौन, सरोजनी नायडू साहिबा, क्या, सरोजनी नायडू होती हैं। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष होती, क्या, वह पहली भारतीय जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। और ये इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, क्या, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, सरोजनी नायडू ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, और पहली महिला अध्यक्ष कौन होती है, आपका एनी बेसेंट होती है। आगे बढ़े, यहाँ पर सवाल आपके सामने चला नेक्स्ट, करें लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसमें केवल और केवल लाला लाजपत राय होते हैं जो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए दोस्तों, याद रखिएगा। इनको लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा, लाहौर में जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और जब वो लाहौर पहुंचा तो लाहौर में इन्होंने इसका विरोध किया था,
जिसकी वजह से सैंडर्स ने गोली चलवाया, सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दी थी और इसी लाठी में मर गए थे बेचारे। लेकिन मरने से पहले इन्होंने वक्तव्य दिया था क्या कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, पड़ी लाठी की एक एक चोट, लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य की कील बनेगी ना, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील बनेगी, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील बनेगी, ताबूत की आखिरी कील बनेगी। किसका कथन है आपका? लाला लाजपत राय कथन। तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलें, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते। देखिएगा यहाँ पर सवाल कर रहा है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भैया अभी जस्ट बताया कौन, सरोजिनी नायडू। कहाँ पर? बोलेंगे सर कानपुर में। कानपुर में कब होता है? आप बोलेंगे सर कानपुर में 1925 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इनको क्या बोलते हैं? इनको भारत कोकिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको भारत कोकिला भी बोलते हैं, भारत कोकिला भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू साहिबा को। सरोजिनी नायडू ने दोस्तों याद रखें, इन्होंने गांधी और इरविन को क्या बोला है? इरविन को दो महात्मा कहा था। क्या बोला था? दो महात्मा भी कहा है। ये सारे पॉइंट आपके बड़े काम के हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़े हम लोग, फटाफट बहुत आगे चलते हैं, जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। अभी हम लोग 20वें नंबर पर है, अभी लगभग आधा क्वेश्चन बचा है। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपका जो 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। सूरत अधिवेशन, इसमें रास बिहारी बोस जो है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप इसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, चलिए अब यहाँ पर ऊपर चला जा रहा है। आप देखिए इसका विकल्प यहाँ पर ये आ गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने वास्तव में लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। 1907 के बाद 1908 में वास्तव में इनको जेल भेज दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और 1908 में जब दोस्तों जेल जाते हैं तो लगभग ये 6 वर्ष के लिए जेल जाते हैं। क्या 6 वर्ष के लिए जाते हैं? और 6 वर्ष के बाद फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो पहला इन्होंने काम क्या किया था? इन्होंने किया था कि वास्तव में इनके प्रयासों से 1916 में का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें इनके प्रयासों से नरम दल और गरम दल, क्या नरम दल और गरम दल एक दूसरे में पास आते हैं, क्योंकि सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल मतलब कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है, नरम और गरम दल में। 1916 में फिर से क्या होता है, दोनों आपस में आ जाते हैं, सहमति होती है, दोनों में समझौता होता है। और यहीं पर जो है मुस्लिम लीग, इन्हीं के प्रयासों से लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, 1916 में। तो ये आपका क्या, इसी अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा भैया, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार है, जानदार है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था। तो भैया मेरे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कथन है ना कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन, ये वास्तव में डफरिन ने नहीं कहा था। डफरिन ने तो उसे अल्पसंख्यक वर्गों का समूह बोला था, अल्पसंख्यक वर्ग का समूह बोला था। लॉर्ड कर्जन ने उसे एक देशद्रोही संगठन कहा था, देशद्रोही संगठन कहा था, याद रखिएगा, कठन कहा था। सर सैयद अहमद होगा नहीं, डी कथन आपका डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय नहीं हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इन्होंने भी वास्तव में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। क्या इन्होंने भी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया? सेफ्टी वाल्व का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का की स्थापना भारतीयों की भलाई के लिए नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य के सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसका सुरक्षा कवच के रूप में हुआ है। ये कौन कहता था? ये 3 लोगों ने कहा था। कौन कौन? एक तो लाला लाजपत राय ने कहा था, उसके बाद एक आपका विलियम विडरवर्न ने किया था। किसने कहा था? विलियम विडरवर्न ने कहा था। और तीसरा उन्होंने कहा था रजनी पामदत्त। किसने कहा था दोस्तों? रजनी पामदत्त ने कहा था। इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चला नेक्स्ट, उसको जरा देखिएगा। सवाल कह रहा है सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए हुई थी। यह विचार किस नेता का? तो भाई अभी कहा श्री राजगोपालाचारी है नहीं, बिपिन चंद्र पाल है नहीं, कौन कहा? लाला लाजपत राय कहा था। विकल्प आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार है दोस्तों, देखिएगा सवाल बहुत जानदार है। क्या है? किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, एक झंडू बाम था जिसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का
राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो दोस्तों झंडू बाम है ना, ये झंडू बाम सोचा कि वास्तव में हम ऐसा, मतलब इसने सोचा कि हम भाई जो है हम बंगाल का विभाजन करके बंगाल को तोड़ देंगे। अरे ससुरे, तुझे ये नहीं पता था कि बंगाल में के लोग बड़े तेज तरार थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चला लिया, कर्जन की टाई टाई फिश हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में कर्जन जो है ना, ये जो झंडू बाम है, इसी ने कहा था दोस्तों, क्योंकि जब ये कर्जन था ना, तो मैं आपको बताऊं, इसने भारत सचिव को पत्र लिखा था और इसने खुद कहा था क्या, इसने कहा कि कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन है। क्या बोला था? कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन है। अब ये क्यों ऐसा बोलते दोस्तों? शुरू में तो बड़ा इनको मजा आ रहा था, शुरुआत में तो डफरिन ने बड़ा मजे से बुला के सबको चाय वो पिलाया, रबड़ी चटाया, मलाई चटाया, बिस्किट खिलाया, लेकिन बाद में जब कांग्रेस इन्हीं के पिछवाड़े में ठोकना शुरू कर दी दोस्तों, तो क्या हुआ, इनको दर्द होना शुरू हो गया। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो है ना एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और क्योंकि पहले क्या था, पहले कांग्रेस इनके लिए काम करती थी, लेकिन जब बाद में कांग्रेस ने अपनी अस्मिता को बताया, भारतीयों को जगाने का काम शुरू किया, भारतीयों के हित में आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, तब इनको समस्या पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देशद्रोही संगठन की बात जो करे ना, ये वास्तव में दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा तो देशद्रोही संगठन भी कहा था। और इसने एक बात और कहा था, क्या कहा था उसने? देशद्रोही संगठन के साथ साथ एक बात और कही थी, क्या उसने कहा था कि ये वास्तव में इसको मैं नपुंसक बनाऊं। क्या उसने कहा? या देशद्रोही संगठन है, मेरी अभिलाषा इसे नपुंसक बनाने की है, मैं चाहता हूं कि इसे नपुंसक बना सकूं और इसके शांतिपूर्वक मरने में मैं सहायता कर सकूं। तो ये तीनों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झंडू बाम, लॉर्ड कर्जन का कथन है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे देखें। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो बहुत क्लियर देखिए, ये जो आपका दिया है ना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया है? भाई एक ही तो शेर था, कौन? वो था आपका भारत का राष्ट्रपिता, जिसको भारत की चिंता थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने देखना शुरू कर दिया था, महात्मा गांधी ने अनुभव किया था कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना संपूर्ण भारत को अपने हाथ में लेना चाह रही है, और अगर यह रही तो सारी संस्थाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और भारत में फिर इसका आधिपत्य हो जाएगा। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि कोई भी संस्थान, कोई भी संगठन इतना मजबूत हो जो बाद में अंग्रेजों के बाद फिर से भारत पर अपना आधिपत्य जमाए। तो इन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपिता की उपाधि कहा था सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? इनको महात्मा की उपाधि दिया था, जो है महात्मा की उपाधि दिया था किसने? आप कहेंगे सर R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। कब कहा था? बोले सर जब उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया था बिहार का, तो चंपारण आंदोलन के दौरान इनको ये महात्मा की उपाधि मिली थी। ठीक है, इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था दोस्तों? आप कहेंगे सर वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था? आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और ये सारी कहानी आप याद रखिएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते देखिएगा, सारे सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं, हाँ चलिए फिर से आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 25 कह रहा है कि देखिए 25 क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। देखिए, कांग्रेस से एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? दोस्तों याद रखिएगा, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कौन था आपका? वो आपका बी वाला था, 1915 में बम्बई अधिवेशन। क्या? 1915 में बम्बई अधिवेशन। लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई में जो है ना, बम्बई अधिवेशन, ये जो आप 1915 में बम्बई में जो अधिवेशन होता है उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था दोस्तों। याद रखिएगा, तब लॉर्ड वेलिंगटन उसमें भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि स्थानीय जो है गवर्नर था। लेकिन बाद में ये 1932 में क्या होता है, 1932 के आसपास ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है। और याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपका चूंकि 3 राउंड गोल में सम्मेलन होता है दोस्तों, तो जो दूसरा और तीसरा होता है, दूसरा और तीसरा जो गोल में सम्मेलन होता है, तीसरा, ठीक है, उसमें उस गोल में सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आप कहेंगे सर लॉर्ड वेलिंगटन था। और यही लॉर्ड वेलिंगटन है जिसने कांग्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। क्या? इसने पूर्णतः कांग्रेस पर पूर्णतया क्या लगा दिया था? पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। इसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन है जो कांग्रेस पर पूर्णतः से प्रतिबंध लगाता है? लॉर्ड वेलिंगटन का लगाता है दोस्त। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल यहाँ पर दिया क्या, इसको जरा देखें। सवाल यहाँ पर दिया 26 नंबर का सवाल।
26 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेटियार ने किया था। अब आप बताएं सी विजय राघवाचारी ने किसकी है। तो देखिए ये जो 1916 अधिवेशन आपका होता है ना, ये वाला है ना, ये वाला होता है, इसके अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों के पास है और कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता होता है। ठीक है, गया अधिवेशन 1920-22 में जो दोस्तों होता है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता वास्तव में सी आर दास साहब करते हैं। कौन करते हैं? सी आर दास साहब करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो नागपुर अधिवेशन होता है दोस्तों 1920, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचारी ने किया था। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कालांतर में दोस्तों सी आर दास है ना, सी आर दास और एम एल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, दोनों लोग होते हैं। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1 जनवरी और 1923 में क्या किया था? उन्होंने एक नई संस्थान की स्थापना किया था। कांग्रेस से अलग हो गए थे, एक नए संस्थान की स्थापना किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, देखिए नाम इनके संस्थान के संगठन का नाम ही मेरे दिमाग से निकल गया, बड़ा अच्छा सा नाम है यहाँ पर। स्वराज पार्टी, क्या नाम था? भारतीय स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर करते हैं? बोले सर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चल रहा है क्या, देखिए सवाल यहाँ पर चला है 27 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या आपका क्या हो जाएगा? क्या नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, क्या आपका गया अधिवेशन हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, या फिर लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा? इसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई देखो, ये जो आपके सामने सवाल दिया है, ये जो सवाल आपका दिया है, ये जो आपका सवाल यहाँ पर दिया है ना, इसका क्वेश्चन दोस्तों, या अभी इसका आंसर जो है ना, मेरे को अभी फिलहाल मेरे दिमाग से निकल गया है, तो सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप करता हूँ। हालांकि इसका उत्तर है, मुझे कंफर्म ये थोड़ा सा हो रहा है कि नागपुर या गया, जहाँ तक गया में होगा समझौता, गया में ही होगा, गया अधिवेशन में ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो लास्ट में जैसे याद आएगा तो मैं 27 का आंसर जरूर आपको दे दूंगा कि वास्तव में कौन सा इसका उत्तर होगा। आगे देखें, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चला, देखिएगा। कह रहा है कि अब 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए 1922 में गया पूछ रहा है, गया के कौन थे? तो हमने अभी अब जस्ट कहा था कि भाई जो गया में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन किया था? आप कहेंगे सर चितरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। ये भी आपका सवाल बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल, ये आपका कौन था? चितरंजन दास। ठीक है, और इसके बारे में तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चला नेक्स्ट 29वां सवाल। देखें आप क्या बोला है। 29वां सवाल यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है 29वां सवाल, इसके बारे में देखें। चलिए 29वां सवाल देखें अगर आप दोस्तों, तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर है? तो देखिए एक बात बहुत क्लियर आप समझिएगा, अगर आप सवाल को देखते जाए, यहाँ पर जितने भी सवाल आपके सामने हैं, अगर आप इनको देखते जाए भैया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन। ये होता है, याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता होता, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है दोस्तों जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये 1924 में होता है, 1924 में होता है। इसके बाद 1925 कानपुर वाला अधिवेशन 1925 में होता है, याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर गया तो आपको पता है कि 1922 में आपका होता है, ये याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी ने किया दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे चले, यहाँ पर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब जरा देखें 30 नंबर का सवाल क्या बोलता है। यहाँ पर 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, रामगढ़, इलाहाबाद या फिर जो है ये। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सवाल बहुत शानदार, कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो अब आप बताइए, यहाँ पर आपके सामने दिया है कि वास्तव में वो इलाहाबाद होगा, लाहौर। अब देखिए लाहौर अधिवेशन जो होता है दोस्तों 1929 में होता है। कहाँ पर होता है? 1929 में होता है। और कहाँ पर होता है? ये लाहौर रावी नदी के तट पर होता है, देखिएगा। और इसी में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था? उन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग किया दोस्तों। क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया था इसमें पहली बार। इसको आप ध्यान रखिएगा, किसकी मांग किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया था।
याद रखिए। और उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया, अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे भाई, हम जो है एक बड़ा आगे चल करके हम सविनय या नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका, अब लाहौर में इन्होंने नहीं कहा था, चूंकि समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की स्थापना, तो समाजवाद वास्तव में अगर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा ना, विकल्प आपका लखनऊ ही होगा, लखनऊ अधिवेशन आपका हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, हालांकि रामगढ़ अधिवेशन भी होता है दोस्तों, रामगढ़ अधिवेशन भी है आपका, लेकिन ये आपका, चलिए ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में आई थिंक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1936 में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, किसी का फ़ोन आ रहा है बार बार, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं उनको हटा रहा हूँ, यहाँ पर बार बार फ़ोन कर रहा है। चलें दोस्तों, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर ज़रूर हुआ होगा, ये आपको ये चीज़ें आपको क्लियर ज़रूर हुई होंगी आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्लियर आपको ज़रूर हुई होंगी। चलिए चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अधिवेशन होता है, ये वास्तव में लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1936 में होता है, 1936 में होता है लखनऊ अधिवेशन। इसी में उन्होंने इसके अध्यक्षता किसने किया था, नेहरू ने किया था, जे एल नेहरू साहब ने किया था। और इस जे एल नेहरू ने ही पहले जो है इसमें समाजवाद शब्द को परिभाषित किया था। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नेहरू ने इस एक फैज़पुर अधिवेशन भी दोस्तों होता है, कौन, फैज़पुर अधिवेशन भी होता है, फैज़पुर, ये फैज़पुर अधिवेशन जो है ना, याद रखिएगा, फैज़पुर अधिवेशन होता है। और फैज़पुर अधिवेशन आई थिंक 1937 में होता है, 1937 में। इसके अध्यक्षता भी जे एल नेहरू ने किया था दोस्तों। और ये जो फैज़पुर है वो गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जो गाँव में होता है, तो आप कहेंगे सर फैज़पुर अधिवेशन था। कौन था वो, आपका फैज़पुर अधिवेशन था दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा अधिवेशन था, फैज़पुर अधिवेशन था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, बात क्लियर हो रही ना, हाँ, चलिए, फैज़पुर अधिवेशन था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक थोड़ा सा और रुक जाइए, एक जो क्वेश्चन था उसको जरा देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा याद आ गया है उसके बारे में, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर इसको सॉल्व आप नहीं कराए, तो इसको भी आप फटाफट करके देख लें। यहाँ पर ये जो आपका सवाल यहाँ पर दिया था, ये वाला 27 नंबर वाला सवाल था ना, ये वाला सवाल, ये भी सवाल आप देख लें यहाँ पर, ये वाला कि आखिर कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो क्या हो जाएगा वो, नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए जो है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पहली बार ऐसा किया था। अब यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, फटाफट करके आगे देखें। यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा था, 31 नंबर का सवाल होगा, 31। तो 31 नंबर का सवाल यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि 1931 में वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन में क्या किया था, उन्होंने जो है पहली बार एक विकासात्मक जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। विकासात्मक का मतलब जानते क्या था, कि उन्होंने इसमें पहली बार क्या किया, उन्होंने पहली बार एक काम किया था। वो काम क्या किया था कि इसमें उन्होंने योजनागत विकास को आधार दिया था, और उन्होंने योजना समिति की स्थापना किया था, योजना समिति का निर्माण किया था। योजना समिति किसके अध्यक्षता में, वो अध्यक्षता थी उसकी जे एल नेहरू साहब की, जे एल नेहरू के अध्यक्षता में इन्होंने योजना समिति का निर्माण किया था। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़े दोस्तों, फटाफट हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जरा देखिएगा, इनमें से सबसे कम आयु में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो अगर जहां पर सबसे कम की बात किया जाना दोस्तों, सबसे कम हो जाएगा क्या, अबुल कलाम आजाद, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के थे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सबसे अधिक बार मतलब सबसे लंबे समय तक लगातार सबसे
लंबे समय तक, लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहले अध्यक्ष भी होते हैं, क्योंकि ये 1940 से लगभग 1945 तक बनते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और रामगढ़ के बाद 1945 तक क्या होते हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष रहते हैं। तो लगातार 6 साल तक इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो सबसे युवा भी थे और सबसे लंबे समय तक 6 वर्ष तक अध्यक्षता करने वाले भी ये आपके अबुल कलाम आजाद साहब थे। आप देखिए आगे बढ़े, सवाल आपके सामने चल रहा है, कह रहे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। आप याद रखिएगा, जब भारत आजाद होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं। आप कहेंगे सर उस समय जेबी कृपलानी साहब थे। कौन? जेबी कृपलानी साहब थे, इसको आप यहाँ पर याद रखें। कौन थे सर? जेबी कृपलानी साहब थे, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग फिर बढ़ते हैं 34वां यहाँ पर दिया है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। तो भैया देखिए बहुत क्लियर बताऊं कि इसका उत्तर हो जाए क्या, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में, और इसी में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय का कांग्रेस का अधिवेशन आपका होता है वो भी कलकत्ता में होता है, और इसमें पहली बार वास्तव में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। क्या? वंदे मातरम को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े दोस्तों, फटाफट सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कांग्रेस से किस अधिवेशन में मूल अधिकार निर्धारित हुए? तो देखिए कांग्रेस से किस अधिवेशन में मूल अधिकार निर्धारित हुए थे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, विकल्प नंबर 1, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में होता है दोस्तों, और इसके अध्यक्षता किसने किया था? आप कहेंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखेंगे। और वल्लभ भाई पटेल ने जो किया था इसमें नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, इसमें जेएल नेहरू ने जो मूल अधिकार दोस्तों लिखे थे ना, मूल अधिकार, उस मूल अधिकारों के प्रस्ताव को भी क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और इस कराची अधिवेशन में पहली बार क्या होता है, इसमें जो है इसमें सविनय अवज्ञा को चलाए जाने के, सविनय अवज्ञा को चलाने का जो चला, सविनय अवज्ञा तो फिर होता है इसमें गांधी इरविन समझौता। क्या? इसमें गांधी इरविन समझौता को प्रामाणिकता मिलती है। और इसी में पहली बार क्या होता है, इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग लाहौर अधिवेशन में होती है, लेकिन पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किसमें किया गया है? आप कहेंगे सर कराची अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल बहुत शानदार है यहाँ पर। क्या बोलता है देखिएगा, सवाल यहाँ पर कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया? तो मैंने अभी आपसे बताया कि भाई लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1929 में होती है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जेएल नेहरू ने किया था। लेकिन इसी में याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में नेहरू ने क्या किया था? नेहरू ने एक फैसला और लिया था कि प्रत्येक वर्ष 1923 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग और यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सवाल आपके सामने दिया है क्या, 37 नंबर का सवाल क्या बोलता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर फैजपुर हो जाएगा। फैजपुर, और इसके अध्यक्षता किसने किया था? जेएल नेहरू ने किया था। किसने? जेएल नेहरू ने किया था। लगभग 1937 के आसपास से हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर फटाफट हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चलिए एक और सवाल यहाँ पर आई थिंक आएगा, नहीं आएगा। चलिए अब दोस्तों एक बात और देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 2 बार अध्यक्षता किया था। एक तो उन्होंने जो है वास्तव में हरिपुरा अधिवेशन में किया था, हरिपुरा अधिवेशन था एक, और एक त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन। ये जो आपका हरिपुरा अधिवेशन था ये वास्तव में गुजरात में था, गुजरात में। और ये जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्रिपुरी अधिवेशन में जब वो अध्यक्ष चुने गए, तो अध्यक्ष चुने गए थे बट निर्वाचित हुए थे। इसमें चुने गए थे बट इसमें निर्वाचित हुए थे। क्यों? क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने जो है एक और लोग खड़े हुए थे। कौन? उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया थे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये वास्तव में गांधी द्वारा समर्थित थे। कौन? ये गांधी द्वारा समर्थित थे। तो SC बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में निर्वाचन होता है, जिसमें SC बोस ने पट्टाभी को उठा के पटक दिया था, मतलब SC बोस विजयी हुए थे। और जब ये विजयी हुए थे तो गांधी ने कहा था कि भाई ये हार पट्टाभी की नहीं है बल्कि मेरी हार है, जिसके कारण जो है SC बोस थोड़ा परेशान भी हुए थे। हालांकि बाद में SC बोस ने जिस कार्यकारिणी का गठन किया था उसमें वह सहायता नहीं करी थी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, शासन करने में। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या? इस्तीफा दे दिया था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहा, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद फिर वास्तव में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वास्तव में
कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास का सारी बात मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से अगर देखें यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।